गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हमने आपका पहला जो पाठ है वो पहला पाठ हमने आपका पूरा पढ़ लिया था, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो पाठ पढ़ने के बाद मैंने आपको अपनी नोटबुक में ये पाठ लिखने के लिए बोला था। पाठ का अर्थ मैंने बता दिया था और इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर अपन कर चुके हैं। आज आपका हम पाठ पढ़ेंगे पाठ 2, जिस पाठ का नाम है दादी माँ। ठीक है ना। और इस पाठ के लेखक जो है वो है शिव प्रसाद सिंह। तो शिव प्रसाद सिंह को जो है ये कहानी अपनी दादी ने सुनाई थी और शिव प्रसाद सिंह जो है अपनी दादी ने जो उनको कहानी सुनाई थी उस बारे में हमें वापस बता रहे हैं। तो पाठ शुरू करते हैं हम। कमजोरी ही है। देखिए बच्चों, पहले पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस पाठ में एक मौसम के बारे में बताया हुआ है ना। तो पूरी बात मतलब वो दादी माँ अभी इस पाठ में मौसम के बारे में कर रही है। तो पाठ वैसे आपका बहुत बड़ा है, लेकिन अपन इस पाठ को 2 या 3 बार में पूरा करेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं हम। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा तो प्राय अनमना सा हो जाता। मतलब दादी माँ है जो जब बच्ची थी तो वो कह रही है कि मैं मतलब हर मौसम देखती थी, गर्मी भी देखती थी, बरसात भी देखती थी, बसंत भी देखती थी, पर मेरा मन जो है वो हमेशा अनमना सा रहता था। मतलब अनमना का अर्थ होता है, शब्दों के अर्थ लिखते जाएं आप। अनमना का अर्थ होता है बेचैन होना, कहीं भी मन नहीं लगना। तो मेरे शुभ चिंतक का अर्थ होता है भला चाहने वाले। तो मेरे शुभ चिंतक मित्र जो थे वो मुंह पर तो कमज़ोर और जरा सी मतलब मुंह पर तो प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब जो ये दादी माँ थी जो बीमार रहती थी हमेशा, ठीक है ना। तो उनके जो शुभ चिंतक मित्र थे जो उनका भला चाहते थे, वो मुँह पर तो उनको कहते थे अच्छा है यार, बीमार पड़ा है तो घर पर स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, छुट्टियां हैं। आप भी देखो छोटे बच्चे हो, जब स्कूल की छुट्टियां आती है तो खुश होते हो। तो मुँह पे तो वो उनको छुट्टियों का बोल करके खुश करते थे, लेकिन पीठ के पीछे वो उनका मजाक उड़ाते थे कि देखो ये कितना कमज़ोर है ना। जरा सी प्रतिकूलता यानी जरा सा कुछ भी बदलने के कारण ये घबरा जाता है और बीमार पड़ जाता है। सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। तो जो लेखक कह रहा है कि अब मैं इन बातों को नहीं सोचूंगा, ठीक है जाने दो, सोचने से होता भी क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती। मतलब वो कब बीमार पड़ते थे, जब बारिश का मौसम होता था, है ना, और गाँव में गड्ढों में पानी भर जाता था तो कुछ समय तक तो वो पानी साफ रहता था, नदियों तालाबों में पानी भर जाता था। फिर कुछ समय के बाद उस पानी में छोटे छोटे जानवर पैदा हो जाते थे और नदी तालाबों का पानी जो है उसी में गाय भैंस पानी पीती थी, तो वो पानी गंदा हो जाता था जानवरों के पीने से, और उसी में जो है सभी कूद कर स्नान करते थे। तो वो पानी गंदा होने के कारण वो बीमार पड़ जाते थे, है ना। तो उस बारे में वो बता रहे थे कि मेरे सामने मतलब वो बातें वापस आंखों के सामने नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं। आप कुआर के दिन का अर्थ समझे बच्चों? आप कुआर के दिन का अर्थ लिख देना। कुआर के दिन का अर्थ होता है कि भारतीय महीनों में भाद्रे के बाद और कार्तिक महीने से पहले का जो महीना आता है उसको वो महीना जो है कुआर के दिन कहलाते हैं। और अंग्रेजी में जो ये महीना है सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है। तो आप सब जानते हो कि सितंबर और अक्टूबर के बीच अगस्त का महीना आता है और उस समय जो है बहुत तेज़ बरसात होती है। मेरे गाँव के तो आपको कुआर का अर्थ समझ में आ गया कि भारतीय महीनों में भाद्रपद और कार्तिक महीने के पहले का महीना जो होता है वो कुआर के दिन कहलाते हैं, और अंग्रेजी में इनको सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये महीने आते हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है।
क्योंकि बरसात आएगी तो गांव के चारों ओर नदी तालाब भर जाएंगे, जो गड्ढे वगैरह है वो भर जाएंगे, है ना, नालियाँ वगैरह जो आप बोलते हो वो सब पानी से भर जाएंगे। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसात घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। तो देखो बच्चों, गांव में चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है, यानी पानी भर रहा है, और दूर के सिवान से यानी दूर के गांवों से जब पानी बहकर आएगा तो एक जगह से थोड़ी बहकर आएगा, वो तो दूर दूर से बह करके आएगा। तो दूर दूर से बह करके ये लेखक के गांव में आकर के पानी इकट्ठा होता था। सिवान यानी दूर से बहकर आया हुआ पानी। तो बहकर आए हुए पानी और मोथा, तो देखो बच्चों, मोथा जो है घास मारने की एक दवा होती है ना। तो घास मारने के लिए खेतों में पानी, वो मोथा की जो है वो दवा छिड़की जाती थी, तो वो दवा की गंध जो है वो पानी के साथ बहकर आती थी। और साई की अधगली घास, है ना, साई यानी अनेक प्रकार की, साई यानी अनेक प्रकार की अधगली घासें जो आधी तो गल गई और आधी गेहूं के मतलब आधी गल गई और आधी हरी हरी हो गई। और गेहूं और वन प्याज, गेहूं यानी गेहूं जो है, गेहूं की फसल जो होती है ना, आधे गले हुए गेहूं, और वन प्याज जो प्याज की फसल, जो प्याज पूरा बना नहीं, और अधगली जड़ें। जब क्या होगा कि प्याज बोएंगे, गेहूं बोएंगे, तो क्या होगा कि बहुत तेज़ बारिश होगी, तो जो उनकी जो जड़ें हैं खेतों में पानी भर जाएगा, जड़ें बाहर आ जाएगी, और जब बहुत सारा पानी बहेगा तो वो बह करके पानी के साथ क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो नाना प्रकार की, नाना यानी अनेक प्रकार की बरसाती घासों के बीज, बरसात के मौसम में आपने देखा होगा चारों तरफ घास ही घास उग जाती है, अनेक प्रकार की घास उग जाती है। तो नाना प्रकार की यानी अनेक प्रकार की घासों के बीज सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। विचित्र गंध यानी मतलब अजीब सी गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, और बारिश के बाद जब तेज़ धूप आती है तो क्या होता है, रास्तों में जो कीचड़ पड़ा रहता है वो सूख जाता है, और सूख करके फिर क्या होता है, उसमें से बदबू आने लगती है। गांव के लड़के किनारों पर जाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। जलाशय यानी नदी नाला और ये नाड़ियाँ वगैरह। तो बारिश जब बंद हो जाती है तो उसमें पानी रह जाता है। अब वो पानी जानवर वगैरह भी पीते हैं, है ना, उसी पानी में सभी नहाते हैं, तो वो पानी के ऊपर क्या होता है, जाग आ जाते हैं। तो लड़के जो है गांव के छोटे छोटे होते हैं, समझते नहीं है, वो उस गांव में नदी तालाबों में क्या होते हैं, कूद कूद करके जाग भरे जलाशयों में धमाके लगाते हैं, मस्ती करते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है, बिल्कुल अलग अलग मौसम की अलग अलग बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले तो चिंता नहीं। अब आषाढ़ का महीना कब आता है, आषाढ़ का महीना अंग्रेजी में जून और जुलाई में आषाढ़ का महीना आता है। तो जून जुलाई में हम खूब आम खाते हैं, खूब जामुन खाते हैं। अब एक मौसम में हमें आम और जामुन नहीं मिले तो कैसा लगता है ना। तो आम और जामुन नहीं मिले, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले तो दुख नहीं। अगहन मतलब मार्गशीर्ष मास, जो भारतीय महीने जो होते हैं ना, महा, चैत्र, वैशाख, तो अगहन जो होता है वो मार्गशीर्ष मास होता है, कार्तिक मास का अगला महीना होता है। ठीक है, अर्थ लिख लेना आप, अगहन यानी मार्गशीर्ष मास, और ये कार्तिक मास का अगला महीना होता है। तो इस महीने में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, लेकिन चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं। अब चैत का महीना जो होता है वो माह का महीना होता है, जनवरी, और आप सब जानते हो कि जनवरी में कौन सा त्यौहार आता है, मकर संक्रांति का त्यौहार आता है। और उस समय जो है लाई के साथ गुड़, यानी लाई यानी तिल, लाई का अर्थ होता है तिल, तिल के साथ गुड़ मिलाकर हम तिल पट्टी भी बनाते हैं, है ना, तिल के लड्डू भी बनाते हैं। तो वो भी नहीं मिले तो अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। अब वो कहता है, लेखक कह रहा है कि इतने मौसम में इतनी खाने पीने की चीज़ें नहीं मिले तो मुझे दुख नहीं होता, लेकिन कुआर के दिन का अर्थ मैं आपको बता चुकी हूँ, है ना।
तो क्वार के दिन में जब पानी इकट्ठा होता है नदी तालाबों में, तो उसमें कूदना नहीं होता है, तो मुझे बड़ा बुरा मालूम होता है कि मुझे उसमें क्यों नहीं कूदने देते। मैं भीतर से भीतर हुड़क रहा था, क्योंकि उस घर वाले जो है उस पानी में कूदने के लिए, उस पानी के साथ खेलने के लिए, उस पानी में मस्ती करने के लिए मना करते थे उसको। क्यों मना करते थे घर वाले? क्योंकि वो पानी गंदा होता है और उस पानी में कूदने से बीमारियां हो सकती है। तो 2-1 दिन ही तो कूद सका था, मतलब 2-1 दिन तो क्या हुआ था कि वो उस पानी में कूद सका था, है ना। फिर घर वालों ने मना कर दिया। नहा धोकर मैं वहाँ बीमार हो गया। अब उस गंदे पानी में नहा धोकर के लेखक जो था बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। अब अपन भी छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा बुखार आ जाता है, घर वाले बोल देते हैं स्कूल नहीं जाना, है ना, और आराम करो, तो अपन भी खुश होते हैं कि स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। तो उसको, लेखक को भी हल्की बीमारी जो थी वो पता नहीं क्यों अच्छी लगती थी। थोड़ा थोड़ा ज्वर का अर्थ होता है बुखार आना, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। नींबू का अर्थ तो आप जानते ही हो, और साबू जो होता है, साबू का अर्थ होता है मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी के घड़े में, आप पता है, मिट्टी के घड़े में से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती रहती है। तो उस पानी में नींबू निचो के शक्कर डाल के उनको पिलाते थे कि भाई इसको उल्टी हो जाए तो गंदा पानी जो पेट में गया है वो बाहर निकल जाए। तो नींबू की शिकंजी जो आप बोलते हो, तो नींबू की शिकंजी किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। इस बार लेखक के साथ ऐसा नहीं हुआ। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, मतलब बुखार आया उसे तो उसे आता ही गया। रजाई पर रजाई लपेट दी, लेकिन उतरा तो कब उतरा? रात के 12 बजे के बाद। लेखक का दिन भर बुखार रहा और रात को 12 बजे के बाद बुखार उतरा। तो बच्चों, हम आज तक यहीं तक पाठ पढ़ते हैं। अब रात को 12 बजे के बाद बुखार उतरने के बाद लेखक के साथ क्या हुआ, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।